अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद। अगर आपको भी मेरी तरह फिजिक्स सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही समझ में आती है और आप भी इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि नीचे देखकर नोट्स बनाएं या ऊपर देखकर टीचर से कॉन्सेप्ट हासिल करें, क्योंकि ऊपर से कॉन्सेप्ट हासिल करें तो नीचे नोट्स नहीं बन पाते और नीचे देखकर नोट्स बनाएं तो ऊपर से कॉन्सेप्ट मिस कर जाते हैं, तो फिर यह लेक्चर आपके लिए है। आज के इस लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे उस मोशन से जिसको आप पहले ही जानते हैं। इस सिनेरियो को देखें जिसमें मेरे पास एक मेज है और उस मेज पर एक बॉल मौजूद है। मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा और आपने इस बॉल की मोशन को बहुत कीनली ऑब्जर्व करना है। ये बॉल तो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में एक ही लाइन में मूव कर रही है। इसे हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ये वन डायमेंशनल मोशन एक्स एक्सिस में हो रही थी, लेकिन जरा इस सिनेरियो को देखें। अब मेरे पास एक बॉल मौजूद है जिसको मैं ड्रॉप करने लगा हूं। जब मैं इस बॉल को ड्रॉप करता हूं तो ये बॉल भी बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में यानी एक ही लाइन में मूव करती है। इसे भी वन डायमेंशनल मोशन ही कहेंगे, लेकिन ये वन डायमेंशनल मोशन वाई एक्सिस में है। इसी तरह इस सिनेरियो को देखें, मेरे पास फिर से एक बॉल है, लेकिन इस दफा मैं इस बॉल को ड्रॉप करने की बजाय वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करूंगा। ऐसी सूरत में भी आप देखेंगे ये बॉल एक स्ट्रेट पाथ में एक ही लाइन में मूव करेगी, यानी ये भी वन डायमेंशनल मोशन है। लेकिन जो सिनेरियो मैं अब आपको बताने लगा हूं उसकी खास बात यह है कि इस केस में मैं ना ही बॉल को एक्स एक्सिस में थ्रो करूंगा और ना ही सीधा वाई एक्सिस में थ्रो करूंगा, बल्कि इन दोनों एक्सिस के दरमियान किसी एंगल थीटा पर थ्रो करूंगा। आइए देखते हैं अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा। अब आप देखेंगे ये बॉल मेरे हाथ से निकलने के बाद दोनों एक्सिस में मूव करना शुरू हो गई है। ये एक्स एक्सिस में आगे भी जा रही है और वाई एक्सिस में ऊपर भी जा रही है। इसका मतलब ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, इसे हम टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे और फिजिक्स में इस टू डायमेंशनल मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां से हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? एक टू डायमेंशनल मोशन होती है। तो हम यही डेफिनेशन आपके नोट्स का हिस्सा बना देते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन। अच्छा, हमें प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए जो डेली लाइफ में हम देखते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इस सिनेरियो को देखें जिसमें मैं पौधों को पानी लगा रहा हूं। अगर आप इस पानी की मोशन को गौर से देखें तो ये पानी भी दोनों डायमेंशन में मूव कर रहा है। ये भी टू डायमेंशनल मोशन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन ही हुई। और इसी तरह ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपको अपने लॉन के अलावा स्पोर्ट्स में भी मिलेगी। मिसाल के तौर पर यहां देखें, मैं एक फुटबॉल को किक करने लगा हूं और आप देखेंगे जब मैं फुटबॉल को किक करता हूं बिल्कुल वही टू डायमेंशनल मोशन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन आपको नजर आती है। फुटबॉल के अलावा अगर आप क्रिकेट में देखें तो मैं इस फुटबॉल की बजाय अब इस क्रिकेट बॉल को थ्रो करने लगा हूं और आप देखेंगे यहां पर भी वही प्रोजेक्टाइल मोशन हमें नजर आ गई। लेकिन स्पोर्ट्स के अलावा आपको वॉर्स में भी ये मोशन नजर आएगी। जैसे इस तोप को देखें यानी कैनन को देखें, जब आप इससे फायर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहां पर भी हमारे पास एग्जैक्टली वही प्रोजेक्टाइल मोशन हमें नजर आती है। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन डेली लाइफ में हमें कितनी ज्यादा जगहों पर नजर आती है। लेकिन इनमें से चंद एक एग्जाम्पल हम आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं। तो हम एग्जाम्पल की हेडिंग के नीचे ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिखवाई, जिसमें फुटबॉल की मोशन भी है, क्रिकेट बॉल को थ्रो करना भी है और मिसाइल्स फायर करना भी है, ये तीनों एग्जाम्पल मैंने आपके नोट्स में ऐड कर दी थी। लेकिन आपको मालूम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक टाइप का नहीं होता, बल्कि प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप्स की होती है। जरा इस प्रोजेक्टाइल मोशन को फिर से देखिए, जरा गौर कीजिएगा। ये प्रोजेक्टाइल तो पहले लम्हे से ही दोनों एक्सिस में मूव करना शुरू कर दिया। दोबारा देखिएगा, ये पहले लम्हे से ही एक्स एक्सिस में भी आगे जा रहा है और वाई एक्सिस में ऊपर जाना शुरू हो गया है। इसे हम ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होती है, लेकिन ऐसा प्रोजेक्टाइल होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो पहले लम्हे से ही दोनों एक्सिस में मूव करना शुरू कर देता है। और इसकी बहुत सी एग्जांपल आपको डेली लाइफ में नजर आएंगी। इनफैक्ट जो मैंने एग्जांपल्स आपको पहले दिखाई थी वो सब भी ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल की ही एग्जांपल्स थी। लेकिन जरा इस सिनेरियो को देखें, इसमें फिर से मेरे पास एक बॉल है, लेकिन इस बॉल को मैं किसी एंगल थीटा पर थ्रो करने की बजाय हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस में थ्रो कर दूंगा
आप कहेंगे कि सर एक्स एक्सिस में थ्रो करेंगे तो ये तो वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेविटी भी तो मौजूद है, और जब बॉल आगे जाएगी तो ग्रेविटी उसको नीचे भी तो खींचेगी। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ से निकलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड भी आना शुरू हो जाएगा। अब ये आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो ये भी टू डायमेंशनल मोशन बन गई। ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, लेकिन खास बात यह है कि शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में जब मैंने इसको थ्रो किया है तो वहां पर अगर आप गौर करें, वहां पर ऑब्जेक्ट दोनों एक्सिस में मूव नहीं कर रहा। इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहां जा रहा है? सीधा आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। आगे जाकर फिर वो दोनों एक्सिस में मूव करना शुरू हुआ जब ग्रेविटी ने उसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट करना शुरू किया। तो आपने देखा कि ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल नहीं है, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल। तो ये दोनों जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल की टाइप्स हैं, इनको भी हम आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं, और इनकी एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताई वो भी हम आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं। तो देखिए जी, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल की हेडिंग है, और टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल में ये हमारे पास दो किस्म के प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और मैं साथ साथ इनकी एक एक डायग्राम बना देता हूं। अभी आपने देखा कि हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा नजर आता है, जबकि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा नजर आता है, राइट। अच्छा जी, आगे चलते हैं, और अब मैं आप लोगों को जो बात बताने लगा हूं उससे पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना होगा, और वो एमसीक्यू ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसको जरा देखिए। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एक बॉल को क्या किया है? ड्रॉप किया है फ्रीली, ये कीवर्ड है, उसको फ्रीली ड्रॉप किया है। और अब वो पूछता है द मोशन ऑफ द बॉल विल बी। अच्छा, बॉल की मोशन कैसी होगी? अब फौरन से इसका जवाब जो बच्चों के जहन में आता है इन दो बातों को सोचकर, वो क्या होता है कि जब हम किसी बॉल को फ्रीली फॉल करवाएं तो क्या करता है वो बॉल? वो वन डायमेंशनल मोशन करता है। तो बच्चे फौरन से सोचते हैं कि ऑप्शन ए वन डायमेंशनल मोशन होगा। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि ये बात दुरुस्त है या नहीं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिनेरियो दिखाना चाहता हूं। जरा फिर से देखिए, मेरे पास एक बॉल मौजूद है और मैं इस बॉल को ड्रॉप करने जा रहा हूं। ये मैंने इसको बॉल को ड्रॉप किया और ये एक वन डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे एमसीक्यू में आप लोगों ने गेस किया ना, ऑप्शन ए में। लेकिन जरा थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करते हैं। मैं इस बॉल को फिर से ड्रॉप करूंगा, लेकिन इस दफा मैं एक चलती हुई बाइक से ये काम करूंगा। तो जरा देखिए, ये हमारे पास एक बाइक है और मैं एक बॉल ड्रॉप करने लगा हूं, लेकिन क्योंकि बॉल चल रही थी तो वो बॉल सीधा नीचे आने की बजाय एक प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करना शुरू हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। दोबारा से देखिए कि मैंने बॉल को ड्रॉप ही किया है, लेकिन चलती हुई चीज के ऊपर अगर आप मौजूद होंगे और आप बॉल को ड्रॉप करेंगे या किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो वो सीधा नीचे नहीं आएगा, बल्कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। और एमसीक्यू में भी यही बात कही थी। तो बच्चे क्या मिस कर देते हैं कि वो बॉल को ड्रॉप फ्रीली ड्रॉप तो वो पड़ जाते हैं, लेकिन वो आगे ये नहीं देख रहे कि पर्सन सिटिंग ऑन अ मूविंग बाइक, वो शख्स जो है वो एक बाइक पर बैठा हुआ है और वो बाइक मूव कर रही है। तो ऐसी सूरत में अब बताइए बॉल की मोशन कैसी होगी? अभी आपने देखा कि बॉल सीधा नीचे आने की बजाय, वन डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करने की बजाय एक टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। और टू डायमेंशनल मोशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो अब हमें लगता है कि ऑप्शन सी ठीक होगा। तो देखते हैं जी, आपने सही आंसर दिया है कि नहीं दिया? अरे बिल्कुल सही, ऑप्शन सी ही हमारे पास दुरुस्त है। तो आपने देखा, यही चीज, यही सिनेरियो जो है हमारे पास प्रोजेक्टाइल की एक स्पेशल टाइप है। यानी अगर आप किसी चीज को ड्रॉप करें लेकिन आप मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर मौजूद हो तो वो आप किसी और के पर्सपेक्टिव से वो एक टू डायमेंशनल मोशन बन जाती है, राइट। अच्छा, उसके बाद देखिए, अगर मैं दोबारा से आपको ये वाला सिनेरियो दिखाऊं जिसमें मैं ऑब्जेक्ट को बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करा था, तो वन डायमेंशनल मोशन है, सबको पता है। लेकिन अब यहां पर भी वही ट्विस्ट ऐड करते हैं। इस दफा मैं इसको ऊपर फेंकूंगा, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करूंगा, लेकिन मैं एक बाइक पर बैठा हूंगा। तो ये देखिए जी, मैं बाइक पर बैठा हूं और मैंने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। अरे, ये तो फिर से एक प्रोजेक्टाइल ही बन गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाइक की अपनी एक स्पीड है और बॉल जो है वो बाइक के सिस्टम के अंदर मौजूद है, तो इसके पास भी वही स्पीड है। तो जब आप बॉल को सिर्फ ऊपर फेंकते हैं, आपको लगता है आपने उसको ऊपर फेंका, लेकिन वो बाइक की स्पीड से आगे भी जाते हैं। तो यूं बॉल के पास दोनों डायमेंशंस में मूवमेंट आ जाती है और वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं, ये भी मैं आपके नोट्स में ऐड कर देता हूं, राइट। लेकिन
आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये मैंने पहली एग्जाम्पल आपके नोट्स में ऐड कर दी, देख रहे हैं आप लोग। और इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो भी हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल बन जाता है अगर मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हो। और फिर मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें तो फिर क्या होगा, वो भी प्रोजेक्टाइल बन जाता है अगर वो एक मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर वो है मूविंग प्लेटफॉर्म, राइट, यहां पर भी और यहां पर भी। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गई। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि प्रोजेक्टाइल में बार बार इस्तेमाल होती है, वो लफ्ज है ट्रेजेक्ट्री का। ठीक है, जरा देखिए फिर से उसी प्रोजेक्टाइल को, मैं बॉल को थ्रो करता हूं और बॉल आपके सामने एक 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देती है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं हर लम्हे इस बॉल की पोजीशन को ट्रेस करने की कोशिश करता हूं। तो ये देखिए, मैं इस बॉल की पोजीशन को हर पॉइंट पर ट्रेस कर रहा हूं। इससे मेरे पास एक डॉटेड लाइन आ रही है। ये डॉटेड लाइन ये बता रही है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये कहां कहां से जा रहा है, यानी ये बता रही है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। ये जो व्हाइट लाइन है, डॉटेड व्हाइट कर्व है, इसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री क्या बताती है, ट्रेजेक्ट्री ये बताती है कि प्रोजेक्टाइल किस पाथ को फॉलो कर रहा है, राइट। अच्छा, ये जो ट्रेजेक्ट्री आपके सामने आई है ना, ये जो कर्व आपके सामने आई है, इस कर्व का मैथमेटिक्स में एक स्पेशल नाम है, इसे हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, पैराबोला। अच्छा जी, अब जरा देखिए एक और सिनेरियो। इस सिनेरियो में मैं अब आपके सामने फिर से बॉल को थ्रो करता हूं, लेकिन इस दफा वो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी और फिर आगे जाकर वाई एक्सिस में जाना शुरू कर देगी। आपको मालूम है ये एक हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, अब यहां पर भी इसका पाथ आपको नजर आ रहा है, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी। ठीक है, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी। अच्छा, पहले हमारे पास ट्रेजेक्ट्री आई थी कुछ ऐसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की, इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे आ रही है। अब ये दोनों एक जैसी नहीं लग रही। ये तो पैराबोला था, ये कौन सी कर्व है। अब लगता ऐसे है कि जैसे ये कोई नई कर्व है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम इस कर्व को थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं और इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाता हूं। जैसे मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाता हूं, ये तो वही कर्व है, ये तो वही कर्व है, यानी ये पैराबोला ही है। तो हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल हो या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो, दोनों की ट्रेजेक्ट्री पैराबोला ही होती है, यानी दोनों का पाथ पैराबोलिक पाथ होता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में वो पैराबोला का कुछ पार्ट होती है, जबकि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में वो पूरी पैराबोला की कर्व आपको इस तरह से नजर आ जाती है, राइट। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इमेजिन करें मेरे पास बॉल की बजाय एक रैकेट। अब रैकेट का मसला यह है कि रैकेट एक बड़ी बॉडी है, बॉल एक छोटा सा पॉइंट सोर्स हमें नजर आता ऑलमोस्ट, लेकिन ये हमारे पास एक बड़ी बॉडी है। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी। ट्रेजेक्ट्री कैसे आती है, ट्रेजेक्ट्री किसी भी पॉइंट के पोजीशन को ट्रेस करने से आती है। तो मैं अब यहां पर तो बड़ी बॉडी है ना, तो बहुत से पॉइंट्स इसके ऊपर मौजूद हैं। चले हम कोई पॉइंट ए ले लेते हैं, जो जैसे ये वाला पॉइंट है जो इसका एज बन रहा है, हम इसको ट्रेस करके देखते हैं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। तो मैंने पॉइंट ए को ट्रेस करना है और आप देखेंगे कि पॉइंट ए को ट्रेस किया तो ये तो पैराबोला नहीं आ रही, पैराबोला तो ऐसी ऐसी कर्व नहीं नजर आती ना। अच्छा चलें एक काम करते हैं, हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं। अब मैं यहां पर पॉइंट बी ले रहा हूं और पॉइंट बी वो पॉइंट है जहां पर रैकेट के दोनों पार्ट आपस में ज्वाइन करते हैं, यानी जोड़ जहां पर होता है रैकेट का। तो मैं जब इसको थ्रो करूंगा तो देखते हैं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी। मैं पॉइंट बी की पोजीशन को हर लम्हा ट्रेस करता हूं, ये भी पैराबोला तो नहीं नजर आ रही ऐसी। तो अब फिर क्या करें, एक और पॉइंट ले लेते हैं। तो मैं अब इस पॉइंट सी को ट्रेस करता हूं। ये पॉइंट देखें जरा ध्यान से, ये कहां पर है, क्योंकि इसके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूं। अब मैं इसको जब ट्रेस करूंगा तो जरा देखिए क्या होता है। अरे इसकी ट्रेजेक्ट्री तो बिल्कुल पैराबोलिक है। इसका मतलब जब हमारे पास कोई बड़ी बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही हो तो उसके हर पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री जो है वो पैराबोलिक नहीं होती, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है जिसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होती है।
लेकिन ये कौन सा पॉइंट है, इसकी क्या स्पेशल बात है जो इसी का ही पाथ जो है वो पैराबोलिक है? तो वो मैं आपको बताता हूँ इसमें खास बात क्या है। ये वाला पॉइंट है ना, मैंने आपको बोला था इस पॉइंट को नोट करें, ये वाला पॉइंट है। तो जरा देखते हैं इस पॉइंट की खास बात क्या है। इस पॉइंट की खास बात ये है कि मैं इस पॉइंट पर इस रैकेट को बैलेंस कर सकता हूं। आपको मालूम है, जब हम ग्रेविटी में किसी चीज को बैलेंस करें तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो उसके हर पॉइंट की हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाएगा, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री ही बनाएगा। ठीक है, तो ये बातें भी मैं आपके नोट्स में ऐड कर देता हूं। तो ये देखिए यहां तक हम आ चुके थे। तो अब हम ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले हमें ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन करना है कि ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। तो देखिए जी, ये है ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है? द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज द ट्रेजेक्ट्री। और देखें ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल की कैसी होती है जी? पैराबोला होती है। पैराबोला एक मैथमेटिकल कर्व का नाम है, राइट। और फिर मैंने आपको बताया कि अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसका कौन सा पॉइंट पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है? उसका सेंटर ऑफ मास। तो ये बात भी मैं यहां पर आपके सामने लिख देता हूं। ठीक है, देखिए जी, ये वही बात है जो यहां पर मैंने आपके सामने लिख दिया। और यहां पर ये सेंटर ऑफ मास की बात है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो पैराबोलिक पाथ जो है वो बनाएगा। ठीक है, अच्छा यहां तक तो हम लोगों ने ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देख ली हैं। नाउ आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। इस सिनेरियो को देखिए, आप देख रहे हैं कि इसमें एक बॉल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। ये बॉल एक्स एक्सिस में आगे पीछे भी जा रही है और वाई एक्सिस में ऊपर और नीचे भी आ रही है, यानी ये भी 2 डायमेंशन में मूव कर रही है। टेक्निकली एक 2 डायमेंशनल मोशन ही है, लेकिन क्या मैं इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकता हूं? आप जानते हैं कि इसे तो हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो अगर ये 2 डायमेंशनल मोशन है तो हम इसे प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों नहीं कह सकते? इस 2 डायमेंशनल मोशन और प्रोजेक्टाइल की 2 डायमेंशनल मोशन में ऐसा क्या फर्क है? ये हम जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सिनेरियो फिर से दिखाना चाहता हूं। इस मेज पर पड़ी बॉल पर मैं फिर से एक फोर्स अप्लाई करने जा रहा हूं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस बॉल की मोशन की वजह क्या है? ये बॉल क्यों मूव करती जा रही है? आप में से ज्यादातर बच्चे कहेंगे क्योंकि इस पे फोर्स एक्ट की है, लेकिन दोबारा देखिए, फोर्स तो सिर्फ पहले लम्हे ही एक्ट हुई है, उसके बाद मेरे बाजू से निकल जाने के बाद ये क्यों मूव कर रही है? दरमियान में तो कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो इसका जवाब ये है, ये अपने इनर्शिया की वजह से मूव कर रही है, क्योंकि इनर्शिया कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करना चाहता है, वो मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और हमें कैसे पता चला ये इनर्शिया की वजह से मूव कर रही है? ये इसकी मूवमेंट देखें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। दूसरे अल्फाज में ये बॉल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो याद रखिएगा ये बात कि कहीं पर भी आपने इनर्शिया को पहचानना हो तो ऑब्जेक्ट की मोशन को देखें। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो फोर्स की वजह से मूव नहीं कर रहा, वो अपने इनर्शिया की वजह से मूव कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने याद रखना है। वापस आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पर। ये फिर से मेरे पास एक मेज है जिससे मैं इस बॉल को ड्रॉप करूंगा और इस बॉल के भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद पोजीशंस को कैप्चर करूंगा और फिर देखते हैं इसकी मोशन को डिटेल में। तो जरा देखिए, मैं इस बॉल को थ्रो करने लगा और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मैं इसकी पोजीशन को कैप्चर करता जा रहा हूं। ये मैंने इसकी सारी पोजीशंस को कैप्चर कर लिया, इसकी ट्रेजेक्ट्री आ गई। अब मैं क्या करता हूं, जरा मेज के ऊपर देखें। पहले मेज के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि बिल्कुल बॉल्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हैं, यानी ये मोशन तो ड्यू टू इनर्शिया है। ऐसा ही हो गया जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा। लेकिन ये आगे जो मोशन है, ये कर्व वाली मोशन, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं, इस सारी मोशन को, ये प्रोजेक्टाइल की मोशन है, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अलग कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सारी बॉल्स की पोजीशन को एक्स एक्सिस में ले आता हूं। अरे आप लोगों ने एक बात नोट की कि जिस तरह से टेबल पर वो अपने इनर्शिया की वजह से कांस्टेंट स्पीड से मूव करी थी, जब वो प्रोजेक्टाइल बन गया तो उसके बाद भी उसके आगे जाने का पैटर्न बिल्कुल वही है। यानी बॉल एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। दूसरे अल्फाज में इस बॉल का एक्स एक्सिस में ट्रेवल करने की जो स्पीड है वो नहीं चेंज हुई, वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट स्पीड किस बात की निशानदेही कर रही है कि मोशन किस वजह से हो रही है? इनर्शिया की वजह से हो रही है। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल जब 2 डायमेंशनल मोशन करता है
तो उसमें जो वो आगे जा रहा होता है वो किसी फोर्स की वजह से नहीं जा रहा होता। नॉर्मली बच्चों को लगता है कि 2 डायमेंशनल मोशन है तो 2 फोर्सेस होंगी, नहीं, जो उसकी एक्स एक्सिस की मोशन है वो किसी फोर्स की वजह से नहीं, वो इनर्शिया की वजह से होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद अब हम इसी प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल मोशन को देखते हैं। तो जिस तरह मैंने सारी बॉल्स की जो पोजीशन ट्रेस की थी उसको मैं एक्स एक्सिस में ले आया था, अब मैं वाई एक्सिस में ले आऊंगा। तो जरा देखिए जी, जब मैं इसको वाई एक्सिस में लेकर आता हूं तो क्या होता है, क्या यहां वाई एक्सिस में उसका जो नीचे आने वाला पैटर्न है, क्या वहां हमारे पास इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है? नहीं, बल्कि नीचे आते हुए एक उतने ही इंटरवल में, टाइम इंटरवल में वो बॉल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब स्पीड, नीचे आने की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, बल्कि बॉल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हुए स्पीड बढ़ा रही है, एक्सेलरेट कर रही है। और एक्सेलरेशन में कौन इन्वॉल्व होता है? एक्सेलरेशन जहां भी होगा वहां फोर्स होगी, क्योंकि आप जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए। तो जहां एक्सेलरेशन वहां फोर्स। इसका मतलब जब बॉल नीचे आ रही है जिससे वो हम फोर्स इन्वॉल्व है, लेकिन जो बॉल आगे जा रही है प्रोजेक्टाइल की, वहां फोर्स नहीं बल्कि इनर्शिया इन्वॉल्व है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात हम लोगों ने देख ली। अब जरा देखिए, नीचे आते हुए एक्सेलरेशन तो है, लेकिन कितना एक्सेलरेशन है? जरा इस फ्री फॉल मोशन को देखिए, याद है ये फ्री फॉल मोशन में भी वो ही एक्सेलरेशन वाला पैटर्न आपको नजर आ रहा है। ऐसे ही ये पैटर्न आपने याद रखना है, ठीक है? तो ये एक्सेलरेशन वाला पैटर्न है, लेकिन आपको पता है फ्री फॉल में कितना एक्सेलरेशन होता है? फ्री फॉल में तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है G 9.8। और अगर आप इसको कंपेयर करें इस प्रोजेक्टाइल से, तो वहां पर भी आपको एग्जैक्ट यही पैटर्न नजर आ रहा होगा, राइट? यही, यानी प्रोजेक्टाइल जिस एक्सेलरेशन से नीचे आता है वो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G यानी 9.8 ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 बातें मैंने आपको बताई। नंबर 1, हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट स्पीड के साथ होती है, इनर्शिया की वजह से होती है। प्रोजेक्टाइल की डाउनवर्ड मोशन वो एक्सेलरेशन के साथ होती है, और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है? ये सारी बातें हम आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं, ये तीनों पॉइंट्स, ठीक है? तो ये रहे आपके नोट्स, और यहां पर मैंने साइड पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, राइट? तो मैं पहला पॉइंट आपके सामने यहां पर मेंशन कर देता हूं कि हॉरिजॉन्टल मोशन किस वजह से होती है? इनर्शिया की वजह से होती है। और स्पीड हॉरिजॉन्टल क्या होती है? कांस्टेंट होती है। उसके बाद मैं दूसरा पॉइंट आपके सामने लिख देता हूं, वर्टिकल मोशन किस वजह से होती है जी? वर्टिकल मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है, वहां वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, भाई वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, लेकिन वो एक्सेलरेशन कितना है? वो 9.8 यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी फ्री फॉल जितना ही है, राइट? अच्छा, अब आते हैं वापस अपने उस पॉइंट की तरफ कि इसको हम 2 डायमेंशनल मोशन क्यों नहीं कह सकते, जबकि ये भी दोनों डायमेंशन में मूव कर रही है। क्योंकि गौर करें, इस बॉल पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, और इस बॉल पर इस धागे की टेंशन भी है। तो इसका मतलब यहां 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस बॉल के ऊपर, जबकि प्रोजेक्टाइल में 2 डायमेंशनल मोशन तो होती है, लेकिन फोर्सेस 2 नहीं होती, फोर्सेस सिर्फ एक होती है, एक्सेलरेशन सिर्फ एक होता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये फर्क है असल में। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम जो नोट्स की डेफिनेशन, हम लोगों ने नोट्स में जो डेफिनेशन लिखी थी उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ताकि हमारी डेफिनेशन और परफेक्ट हो जाए, ठीक है? तो देखिए हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि प्रोजेक्टाइल इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे तो उसमें तो सर्कुलर मोशन भी आ जाएगी। तो अब हम इसको ज्यादा बेहतर करते हैं डेफिनेशन को, कि प्रोजेक्टाइल इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, लेकिन इस 2 डायमेंशनल मोशन में सिर्फ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, और वो होता है ड्यू टू ग्रेविटी ओनली। फिर जाकर प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। तो डेफिनेशन का ये पार्ट मैंने बाद में लिखा ताकि इसको जस्टिफाई करूं कि हम लोग ये क्यों बोलते हैं, राइट? अच्छा, अब जरा गौर कीजिए कि मैं आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देने लगा हूं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां पर मौजूद है। और इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि 2 बॉल्स हैं, बॉल 1 और बॉल 2, देख, और मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूं। बॉल 1 को मैं कैसे ड्रॉप कर रहा हूं, जरा गौर करें, ड्रॉप फ्रीली, यानी ऐसे छोड़ रहा हूं, राइट? और बॉल 2 को क्या कर रहा हूं, बॉल 2 इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। बॉल 1 को फ्रीली ऐसे फेंक रहा हूं, बॉल 2 को ऐसे फेंक रहा हूं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनाकर। तो मैं पूछ रहा हूं विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट,
पहले कौन आएगा नीचे? अब बच्चों को क्या लगता है? बच्चों को ये लगता है भाई ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है फ्रीली फॉलिंग वाला, तो ये तो फौरन नीचे आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको टाइम लगेगा नीचे आने में। लेकिन अब हम जरा देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। अब आपको मालूम है जो नीचे आने का एक्सेलरेशन है फ्रीली फॉलिंग का वो तो 9.8 है, जी है। लेकिन अभी प्रोजेक्टाइल के नीचे आने का एक्सेलरेशन भी हमने देखा, वो भी 9.8 था। तो मैं क्या समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये दोनों तो एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे, और जब एक एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे तो इन्हें तो ग्राउंड को सेम टाइम पर हिट करना चाहिए। लेकिन हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये गैजेट देखें, यहां पर इस गैजेट में खास बात क्या है, ये दो बॉल्स आपको यहां पर नजर आ रही है, गौर कीजिएगा। एक बॉल में ये एक बॉल उसी टाइम पर नीचे गिरना शुरू हो जाती है, यानी फ्री फॉल करेगी, और दूसरी बॉल जो है वो प्रोजेक्टाइल बनकर आगे जाना शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या जो मैंने प्रिडिक्ट किया है वही होता है या नहीं होता। मैंने इसको छोड़ा, ये देखें, एक बॉल सीधा नीचे आना शुरू हुई, फ्री फॉल कर रही है, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। लेकिन जरा गौर करें, दोनों ने बिल्कुल एक टाइम पर ग्राउंड को हिट किया, यानी टेबल को हिट किया। दोबारा से देखिए, मैं इसको आपको डिफरेंट पॉइंट्स पर दिखाता हूं। ये देखिए जी, ये देखें, इस पॉइंट पर देखें, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। ऐसे ही इसका मतलब एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आए। थोड़ा सा और आगे जाकर देखते हैं, यहां देखिए, फिर बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। थोड़ा सा और आगे जाकर देखते हैं, ये देखें, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। यानी माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वाकई में दोनों एक साथ ही ग्राउंड को हिट कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब इस एमसीक्यू को दोबारा देखिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? कौन पहले ग्राउंड को हिट करेगा, बॉल 1, बॉल 2, या ऑप्शन सी, बोथ बॉल विल हिट एट द सेम इंस्टेंट? तो मुझे लगता है ऑप्शन सी होगा। तो चेक करते हैं, हमने क्योंकि एक्सपेरिमेंट से करके भी देखा है, और बिल्कुल ऑप्शन सी ही सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको ये जो पॉइंट्स बताए हैं इनको आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं। तो देखिए जी, कुछ पॉइंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका था। तो ये देखिए, 3 पॉइंट्स हो चुके थे, अब यहां पर मैं आपको चौथा पॉइंट बताने लगा हूं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? अ प्रोजेक्टाइल एंड अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड एट द सेम इंस्टेंट। शर्त यह है कि दोनों को इनिशियल हाइट दोनों की सेम हो। अच्छा, यहां से हम एक और इंपॉर्टेंट बात भी नोट कर सकते हैं। जरा इस सिनेरियो को देखें, आपको मालूम है फ्रीली फॉलिंग बॉडी जी के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। अच्छा, प्रोजेक्टाइल के नीचे आने वाला एक्सेलरेशन भी जी होगा, तो ये तो दोनों एक टाइम पर ही हिट करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास कोई और प्रोजेक्टाइल हो तो उसके भी नीचे आने का एक्सेलरेशन जी ही होगा ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक और प्रोजेक्टाइल थ्रो करता हूं, उसका भी नीचे आने का एक्सेलरेशन जी होगा, तो फिर तो इसको भी सेम टाइम पर हिट करना चाहिए। इनफैक्ट एक हाइट से फेंके गए सारे प्रोजेक्टाइल्स को सेम टाइम पर हिट करना चाहिए। अब ये कैसे कंफर्म करूं, इसके लिए मैंने आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो जरा देखिए, ये मैंने कुछ कॉइन्स एक ही हाइट पर यानी मेज पर रख दिए और मैं इनको ड्रॉप करूंगा, ये सारे प्रोजेक्टाइल बन जाएंगे, और हम देखते हैं कि क्या ये एक टाइम पर ग्राउंड को हिट करते हैं कि नहीं करते। तो देखिए जी, मैंने इनको थ्रो किया, वो देखिए ये सारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन गए और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं। तो एक्चुअली में तेजी से नीचे आ रहे हैं, लेकिन मैंने इनको स्लोमो में कैप्चर किया। देखें, किसी पॉइंट पर रोकते हैं इनको, देखें यहां पर इनको रोका, तो ऑलमोस्ट इन सब की पोजीशन सेम है, एक ही जगह पहुंचे हैं। अच्छा, इनको आगे जाने देते हैं, देखिए जी बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं, और ये इन्होंने एक साथ हिट किया। कैसी अमेजिंग बात है। यानी सिर्फ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की बात नहीं है, बल्कि सारे प्रोजेक्टाइल जो एक ही हाइट से फेंके जाएंगे वो एक टाइम पर ही आकर ग्राउंड को हिट करेंगे। ये बात आप लोगों ने याद नहीं, समझ में नहीं आती, लेकिन ये बात दुरुस्त है, ट्रू है ये। अच्छा जी, अब आखिरी बात, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके लिए फिर से इसी एग्जाम्पल को दोबारा से देखिए। वो क्या है, ये देखें, ये कौन सी मोशन है? 1 डायमेंशनल मोशन है, यानी एक्स वाई एक्सिस में सिर्फ वाई एक्सिस की मोशन हो रही है, और कितना एक्सेलरेशन है? जी। अब मैं इसको वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस की मोशन ऐड करने लगा हूं, देखिएगा एक्स एक्सिस की मोशन भी ऐड हो गई, लेकिन नीचे आने का एक्सेलरेशन डिस्टर्ब नहीं हुआ। यानी एक्स एक्सिस की मोशन ऐड होने के बाद वाई एक्सिस की मोशन डिस्टर्ब नहीं हुई,
उसको उतना ही टाइम लग रहा है नीचे आने में, वो उतना ही एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, उसकी स्पीड बढ़ने की जो रेट है वो सेम है। इसका मतलब टू डायमेंशनल मोशन जब हम बात करते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस की मोशन आने से वाई एक्सिस की मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी टू डायमेंशनल मोशन है प्रोजेक्टाइल, लेकिन इसके अंदर जो दोनों मोशंस हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे को कुछ नहीं कहती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसी पर हमारा अगला लेक्चर है। लेकिन अभी बस मैं आपको इतना बता दूं कि टू डायमेंशनल मोशंस जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट होती है। इसलिए मैं पता है क्या कहता हूं, मैं अक्सर कहता हूं कि प्रोजेक्टाइल टू डायमेंशनल मोशन कहने की बजाय ये ना कहा करें। यानी जाहिर पेपर में भी ये लिखेंगे, लेकिन आपका दिमाग क्या कहना चाहिए, टू डायमेंशनल की बजाय दिमाग को ये सोचना चाहिए कि सर क्या कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि टू वन डायमेंशनल मोशंस हैं प्रोजेक्टाइल में। यानी जब मैं प्रोजेक्टाइल को टू डायमेंशनल बोलता हूं तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल में टू वन डायमेंशनल मोशंस हैं, क्योंकि वो दोनों वन डायमेंशनल मोशंस एक दूसरे को कुछ नहीं कहती। वो अलग वन डायमेंशनल है, ये अलग वन डायमेंशनल है। और ये लास्ट पॉइंट भी हम आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं। तो जी यहां तक हम लोगों ने पॉइंट 4 ऐड कर दिया था, ये है आखिरी पॉइंट। और ये पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल में दोनों मोशंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहते, राइट। और इसी वजह से हम आगे की कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हमने किए और आपको नोट्स भी नहीं बनाने पड़े। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।